नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डेमोक्रेसी में, ख़ासतौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिस नेता के साथ जनता का जितना समर्थन होता है वो राजनीति का उतना ही बड़ा पहलवान या उतना ही बड़ा खिलाड़ी होता है, और उसको जो है काबू में करना मुश्किल होता है। और इसका उदाहरण देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को देख लीजिए। दो नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी हाईकमान के काबू में नहीं आ रहे। पार्टी हाईकमान जिस तरह से चाहता है उस रास्ते पर उस तरह से वो चलने को तैयार नहीं है, और पार्टी हाईकमान जानता है कि उनको जबरन इस रास्ते पर चलाया नहीं जा सकता। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो उसका नुकसान होगा, और नुकसान कितना होगा इसका आकलन करना मुश्किल हो रहा है। तो दो राज्य हैं, दो राज्यों के दो नेता, एक उत्तर में दूसरा दक्षिण में, दोनों के साथ जो समस्या आ रही है पार्टी हाईकमान को कि वो पार्टी हाईकमान के कहे में चलने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी शर्तें हैं राजनीति की, उनकी अपनी शर्तें हैं पार्टी के साथ आगे बढ़ने की, और उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो वो पार्टी की बात मानने को तैयार नहीं है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि वो बगावत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हों, लेकिन उनकी क्षमता है नुकसान पहुंचाने की। इनमें से एक तो इसको साबित कर चुके हैं, दूसरे ने साबित नहीं किया है लेकिन बंद मुट्ठी है। और पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये मुट्ठी खुली, ये मुट्ठी खुल गई तो ये लाख की होगी या खाक की होगी। और यही अनिश्चितता पार्टी को कोई निर्णायक कदम उठाने से रोक रही है। तो नाम बता देता हूं दोनों नेताओं के। पहले बात करता हूं दक्षिण के नेता की। नाम है BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा को पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद से रिटायर करा दिया। वो चाहते नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उनको समझाया, उनको परसुएट किया कि हमने नियम बनाया है कि 75 साल से ऊपर वाले को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, फिर भी आपको बनाया, आपको 2 साल दिए। अब आप जो है पार्टी की बात मानिए, पार्टी के लिए काम कीजिए, चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन सक्रिय राजनीति से अब आप, यानी चुनावी राजनीति से अलग हो जाइए। और जब आप अलग हो जाएंगे तभी आपके बेटों का राजनीतिक भविष्य का रास्ता खुलेगा। तो बेटों को स्थापित करने के लिए येदियुरप्पा मान गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, कुछ दिन घर बैठे रहे, अब फिर सक्रिय हो गए। कर्नाटक में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसे पता है कि येदियुरप्पा को नाराज़ करने का जोखिम वो नहीं उठा सकती। एक बार उठाया था और येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ दी, अलग पार्टी बना ली। खुद तो कुछ ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी को बुरी तरह से हरवा दिया। और वो बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता कि वो स्थिति दोबारा आए, इसलिए उनके नखरे उठाए जा रहे हैं। अब उनका दबाव देखिए। हालांकि मुख्यमंत्री जो नया बनाया गया बसवराज बोम्मई, वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय पर जिस तरह की पकड़ येदियुरप्पा की है वो भाजपा के किसी नेता की नहीं है। और उस समाज के अलावा कोई ऐसा समाज नहीं है जिस पर इतनी बड़ी पकड़ रखने वाला कोई नेता हो भारतीय जनता पार्टी पे। तो दिक्कत पार्टी की सबसे बड़ी ये है। तो उसके लिए क्या किया गया? उनके बेटे को उनके मन मुताबिक जगह तो नहीं मिली, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। ये वादा किया गया कि टिकट दिया जाएगा अगले चुनाव में, लेकिन येदियुरप्पा इससे संतुष्ट नहीं है। उनके समाज के जो संत हैं, जो हज़ारों की संख्या में मठों का संचालन करते हैं कर्नाटक में, वो सब येदियुरप्पा को ही लिंगायतों का नेता मानते हैं। पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है। तब उनको संतुष्ट रखने के लिए, चुनाव तक उनको एक तरह से साथ रखने के लिए, नाराज़ न हो इसके लिए पार्टी ने अपना एक नियम तोड़ा 75 साल का। और पहली बार पार्टी की जो शीर्ष निर्णायक नीति निर्णायक समिति है, पार्टी का संसदीय बोर्ड, और चुनाव में टिकटों का फैसला करने वाली समिति, सबसे बड़ी समिति, राष्ट्रीय चुनाव समिति, उन दोनों का सदस्य बनाया। येदियुरप्पा जब अपनी पीक पर थे, जब कर्नाटक में दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए खोला, तब भी उनको इन दोनों में से किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था। आज जब वो
चुनावी राजनीति से हट गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तब उनको क्यों बनाया गया है? ये इच्छा से या उनके जनाधार का सम्मान करते हुए नहीं, ये मजबूरी का सौदा है। और येदियुरप्पा ने इसको स्वीकार कर लिया। उनको मालूम है कि इस समय जो शर्तें वो रखेंगे पार्टी हाईकमान ज़्यादातर मानने के लिए मजबूर होगा। सिर्फ एक शर्त मानने को तैयार नहीं होगा कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए या चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। लेकिन ये शर्त वो रखेंगे या नहीं, कम से कम दूसरी शर्त, इसके बारे में आश्वस्त नहीं है पार्टी हाईकमान। वो ऐसी शर्त न रखें, इसके सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो कर्नाटक में येदियुरप्पा से ज़्यादा जनाधार वाला कोई नेता बीजेपी में न इससे पहले हुआ है न इस समय है। भविष्य में होगा नहीं होगा बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में कर्नाटक में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता अगर कोई हैं तो वो है BS येदियुरप्पा। और उनको इग्नोर करना, उनको नज़रअंदाज करना, ये पार्टी के नेतृत्व के लिए संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा सबक कि अगर आपका जनाधार है तो फिर आपकी पार्टी में वक़्त होगी, तब आपकी पार्टी में से होगी, तब आपकी बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकेगा। तब आप पार्टी के सामने भी शर्तें रख सकते हैं, केवल पार्टी आपके सामने शर्तें नहीं रख सकती। अब फ़र्क देखिए, दोनों लिंगायत नेता हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा। वो 75 के पार चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ताकत अगर देखें जनता के समर्थन के लिहाज से तो आज भी येदियुरप्पा की ज़्यादा है। तो एक तो नेता ये हुए। दूसरे, उत्तर भारत में आ जाइए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया और पार्टी हाईकमान के बीच में कभी सामान्य रिश्ते नहीं रहे। जब उनको 2002 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, तब भी वो पहले जाने को तैयार नहीं थी। जब उनकी घोषणा हो गई वो चली गई विदेश, उसके बाद लौट के आई, उनको मनाया गया, गई, चुनाव जीती और जिताया और 2003 में मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2008 में चुनाव हार गई। चुनाव हारने का 2008 में और 2018 में कारण एक ही था, उनका स्वभाव, उनका अहंकार, उनकी कार्यशैली, जो कार्यकर्ताओं से तालमेल बनाकर वो नहीं चल सकी। वहाँ की संघ की जो अनुषंगिक संगठन है उनसे तालमेल नहीं बिठा पाई, उनकी शिकायत रही। तो वसुंधरा राजे को हराने में बड़ी भूमिका पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के कुछ लोगों ने निभाई। वो जो उन्होंने हर समय जो प्रतिद्वंदी की मुद्रा में रहीं, उसका नुकसान हुआ। 2018 में तो उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी नीचे आ गई थी। वो नारा तो आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा लगने के बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया। सारे राजनीतिक विश्लेषक उस समय कह रहे थे, पार्टी में भी इस तरह का फीडबैक था कि अगर मुख्यमंत्री बदल दिया जाए तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसके बावजूद पार्टी ने ये काम या कहें ये जोखिम नहीं उठाया। लेकिन 2018 की हार के बाद से और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से खास तौर से उनको लगातार संदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति से रिटायर होने का आपका समय आ गया है। इसीलिए उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कभी काम किया नहीं। उस पद पर उनका नाम ज़रूर है, लेकिन उस पद को उन्होंने कभी स्वीकार किया नहीं। 3 लोगों को बनाया गया था, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, जो 2018 में चुनाव हारे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह अब भी हैं, वसुंधरा भी हैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। शिवराज सिंह चौहान जब परिस्थिति बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस से निकले और सरकार बनी बीजेपी की, तो बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि और कोई ऐसा चेहरा था नहीं जो इस सरकार को चला पाता। तो अब वसुंधरा को लेकर पार्टी तय ही नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। पार्टी लगातार उनको इस बात का संकेत दे रही है कि उनकी राज्य की राजनीति में उपस्थिति स्वीकार्य नहीं है। उनको पार्टी के कार्यक्रमों से अलग रखा जा रहा है। पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों,
सब एक संदेश देते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। ये बिना कहे कहा जाता है कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन इस सब का वसुंधरा राजे सिंधिया पर कोई असर नहीं। वो 2018 में चुनाव हारने के बाद एक तरह से घर बैठ गईं। पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी उन्हें अब किसी कार्यक्रम में बुला नहीं रही है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने सहयोग किया होता, अगर पूरी ताकत लगाई होती, तो जब सचिन पायलट बगावत कर रहे थे उस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गिर जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीजेपी का वो प्रयास उन्होंने फेल होने दिया और पार्टी उसके बाद भी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाई। अब पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हाशिए पर रखकर चुनाव लड़ें तो फ़ायदा होगा या उनके खिलाफ कोई एक्शन लें तो फ़ायदा होगा, या फिर दूसरी तरह से कहें कि किस में कम नुकसान होगा। इसका आकलन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के बराबर का जनाधार वाला नेता राजस्थान में बीजेपी में कोई नहीं है। वो जितनी भी अलोकप्रिय हो जाएं, उनकी जो भी खराब स्थिति हो, आज भी राजस्थान में अगर कोई नेता है बीजेपी में जिसको जनाधार वाला नेता कहें तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। उनके बराबर का जनाधार वाला, उस तरह की मास अपील वाला और कोई नेता नहीं है। उनका व्यवहार जैसा भी हो, उनका रवैया जो जैसा भी हो, कार्यशैली जो भी हो, लेकिन आज भी वो बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता हैं राजस्थान में। इसलिए हाईकमान को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हाईकमान की कोशिश ये है कि इतने लंबे 2018 से लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है, इस उम्मीद में कि वो इससे क्षुब्ध होकर अपने आप हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें कि भाई हम चुनाव मैदान से हटते हैं, या मतलब मुख्यमंत्री पद की दौड़ से हटते हैं, जो फैसला करना हो आपको कर लीजिए। या ये भी वो कहने को तैयार नहीं है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान नहीं है जो ये कहें कि पार्टी कहेगी तो मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूँ। ये बयान वसुंधरा राजे सिंधिया से 100 साल में भी पार्टी नहीं दिलवा सकती। तो ये फ़र्क होता है। ये ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का जनाधार नहीं है या अपने राज्य में वो लोकप्रिय नहीं है, इसके बावजूद वो पार्टी हाईकमान के इशारे के मुताबिक चलने को तैयार हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया उस इशारे को देखने को भी तैयार नहीं। ये फ़र्क है दोनों नेताओं में। दोनों अपने अपने राज्य के जनाधार वाले नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान तो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे हुए नेता हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो उनका कोई जनाधार नहीं है और वो पार्टी की कृपा पर जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब कृपा की बात कर रहा हूँ तो कृपा से मेरा मतलब है कि अनडिज़र्विंग है, डिज़र्व नहीं करते। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले का जनाधार वाला नेता बीजेपी के पास नहीं है कोई। तो इसलिए जो है वसुंधरा राजे सिंधिया और BS येदियुरप्पा, ये 2 ऐसे नेता हैं जो भाजपा हाईकमान के काबू में आने को तैयार नहीं हैं। वो भाजपा में ही रहना चाहते हैं, भाजपा की ही राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। पार्टी चाहती है कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह वो करें जो पार्टी उनसे अपेक्षा करती है, जो पार्टी उनसे कह रही है। यही द्वंद्व है, यही कॉन्फ्लिक्ट है जो दोनों पक्षों को एक मंच पर आने नहीं दे रहा है। तो ये द्वंद्व अब चुनाव देखिए दोनों राज्यों में 2023 में है, 2023 मई में कर्नाटक में है और दिसंबर में राजस्थान में। पार्टी को उससे पहले कुछ न कुछ फैसला करना है, लेकिन क्या वो इस हालत में है कि इन नेताओं की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ले सके? ये लाख टके का सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के पास है। लेकिन ये स्थिति बहुत समय तक नहीं रह सकती। चुनाव से पहले पार्टी को इस पार या उस पार कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।